अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क के ऊपर दस्तखत होने के बावजूद गैर यकीनी के आसार एक बार फिर नज़र आना शुरू हो गए हैं। मामला कुछ यूँ हुआ कि आपको पता है इसके बाद एक 60 दिन का पूरा पीरियड है जिसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निकल मामलात के ऊपर मुज़ाकरात होने हैं दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। अब स्विट्ज़रलैंड में ये जो मुज़ाकरात होने थे इसके अंदर एक तो कॉल ऑफ कर दिए गए, ये मुज़ाकरात टीम्स नहीं पहुंची और इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है, स्टिकिंग पॉइंट बताया जा रहा है लेबनान के मामले पर, क्योंकि मुआहदे का हिस्सा तो था कि लेबनान में जंग बंदी होगी, मज़ीद कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन इसके बावजूद इसराइल लेबनान के अंदर अपनी जारहियत जारी रखे हुए है और बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टांस ले रहा है। ये कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा लेबनान में जो कार्रवाइयाँ हैं उससे। लेकिन ये जो इसराइल की लाइन एंड लेंथ है ये अमेरिका को कुछ भा नहीं रही है। इसका भरपूर अंदाज में इजहार भी किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस जो कि मुज़ाकरात को लीड भी करना था जिन्हें स्विट्ज़रलैंड में जाके, उन्होंने कल वाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में बड़े वाज़े अल्फाज में इसराइल के अंदर से जो नाकदीन हैं, जो नेतन्याहू की काबीना का हिस्सा हैं, जो इस मुफाहमती मुआहदे के ऊपर बहुत हेविली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर खुलकर तनकीद की और यहाँ तक कह दिया कि सारे की सारी जो कार्रवाइयाँ कर रहा है इसराइल, उसके बाद वो दुनिया में तन्हा खड़ा है, सब नफ़रत करते हैं और उसका इस वक्त वाहिद दोस्त अमेरिका है, लेकिन इसराइल को जागने की ज़रूरत है। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और जेडी वांस ने ये सिर्फ सहाफ़ियों से वाइट हाउस ब्रीफिंग के दौरान ही नहीं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जेडी वांस के सामने आ रहे हैं, वो पॉडकास्ट्स में हो, लेगेसी मीडिया को हो, जिसमें वो यकदम इसराइल से मुतल्लिक बहुत ही सख्त रवैया और सख्त ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। ये सब क्या इशारे हैं? अपने तज्ज़ियाकारों से इस सब पर तज्ज़िया तबसरा करवाते हैं जी। क्या लेबनान के मामले पर अमेरिका इसराइल को रोक पाएगा? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए एजाज़ सैयद साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेबनान स्टिकिंग पॉइंट था और अभी भी सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट बनकर सामने आ रहा है। ये जो अभी रिसेंट हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी वोकल और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका मकसद क्या है? और मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या अमेरिका रेन इन कर सकता है इसराइल को, या फिर आपको लगता है कि तने तनहा वो स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहेगा? बहुत शुक्रिया अलीना, बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अमेरिका और इसराइल के मफादात और इस जंग में मकासद क्या थे, और दूसरा ये कि इसराइल इस वक्त जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और क्या अमेरिका जो है उस पर उसकी बेखनी या उसको रोकने में कामयाब होता है या नहीं। तो पहली बात से दूसरी बात बहुत अहम अंदाज में जुड़ी हुई है, क्योंकि देखें ये तो बात वाज़े हो गई इस पूरी जंग के दौरान कि इसराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल किया है हर अंदाज में अपने जोग्राफियाई इलाकाई मफादात और मकासद के हुसूल के लिए, और बहुत बुरी तरह अमेरिका की साख, अमेरिका की हार्ड पावर, अमेरिका की खारजा पॉलिसी, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी सॉफ्ट पावर इस जंग में ज़ाया हुई है, और ख़ुद सदर ट्रंप का पॉलिटिकल कैपिटल भी काफ़ी ज़ाया हुआ है। तो शायद ये पहली दफ़ा हुआ कि अमेरिका में ये एहसास उभरा है कि अमेरिका को इसराइल की पुष्टपनाही में एक हद का ख्याल रखना चाहिए। वो उसका एलाई तो है, उसका पार्टनर तो है, लेकिन उसके लिए अमेरिका को अपने मफादात को बालाए ताक रखना या कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। ये एहसास उभर रहा है, और अब देखना यही है कि क्या अगले सालों में भी ये एक देरपा एहसास साबित होता है कि इसराइली जो लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका की दिफाई और खारजा पॉलिसी पे किस हद तक
असरअंदाज होने में कामयाब होती है या उसको रिड्यूस किया जाता है। पहली बात ये है, और इसका ताल्लुक अहदाफ से है। देखें, अमेरिका डेफिनेटली चाहता था कि ईरान को कट टू साइज किया जाए, उसके असर रसूख, उसके एटमी प्रोग्राम, उसकी मिसाइल सलाहियत, उसके नज़रियाती बयानिए और उसकी मुतहरिक तंजीमों की पुष्ट पनाही को किसी हद तक कम करना अमेरिका का खारजा पॉलिसी का हदफ डेफिनेटली था। लेकिन इसराइल का एक ज़्यादा मैक्सिमलिस्ट एजेंडा था। वो इस जंग में, जिस तरह लबनान से उसका ताल्लुक है, उसने अपनी एक्सपेंशनिज्म को भी इस जंग में भी मतलब एक तरह से परसू किया है, और कुछ हिस्से पे लबनान के इस जंग के दौरान भी उसने कब्जा भी किया है। तो सिर्फ नस्ल कुशी का मामला नहीं है, और हिजबुल्लाह की फौजी सलाहियत को कमजोर करना वाहिद मकसद इसराइल का नहीं था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसराइल की जो एटमी प्रोग्राम है ईरान का, ये मिसाइल सलाहियत है या रिजीम चेंज है, इसके हवाले से भी ज़्यादा मैक्सिमलिस्ट और एम्बिशियस एजेंडा था, जो कि वो अमरीकी जो इंतज़ामिया है मुकम्मल तौर पे वो शेयर नहीं करती थी। और फिर जैसे जैसे सदर ट्रंप को एहसास होता गया कि ये फार फेस्ट एजेंडा है, और उनको उनकी इंटेलिजेंस और फौजी क़यादत की जानिब से ये ब्रीफिंग्स भी मिली कि ये क्विक, क्लीन और डिसाइसिव विक्ट्री, जो कि मैं आपके प्रोग्राम में जंग के शुरू से कह रहा हूँ, उनको नहीं मिल सकती। बिल्कुल उस ब्रीफिंग के ऐन मुताबिक सदर ट्रंप को अंदाजा हुआ कि उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया है अमेरिका की पावर को, अंडर एस्टिमेट किया है ईरान की रिजिलियंस को। तो उन्होंने एक एस्ट्यूट बिजनेसमैन की तरह अपनी कोर्स करेक्शन की है, और उनको अंदाजा हुआ है कि इसराइल जो है वो उसके लिए अमेरिका को इस्तेमाल कर दिया गया है। अब इसराइल की तरफ आते हैं। इसराइल में के जो है लबनान के हवाले से दो तीन मकासद हैं। एक तो डेफिनेटली वो हिजबुल्लाह की दिफाई सलाहियत को कमजोर करना चाहते हैं। दूसरा, 1948 से लेके आज तक हर जंग और हर कशीदगी को इसराइल ने इस्तेमाल किया है अपने एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा के लिए। मैं ये वाजे करना इसलिए जरूर समझता हूँ कि बहुत से लोग बात करते हैं कि जी इसराइल को बहुत से ममालिक रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो हमें भी हकायक को देखना चाहिए। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आप 1948 के जोग्राफिये पर मुश्तमिल इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, या 2026 के जोग्राफिये पर मुश्तमिल इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, जो कि 4 ममालिक की अराजी पे काबिज है, जिसमें मौजूदा लबनान का हिस्सा भी शामिल है। और आखिरी बात यह कि जो मौजूदा कशीदगी इस वक्त लबनान और इसराइल के दरमियान जारी है, उसमें भी उनका मकसद सिर्फ उसकी दिफाई इस्तेदाद को कमजोर करना ही नहीं था, बल्कि उसकी अराजी पे कब्जा करना भी है। और अनफॉर्चुनेट बात जिसकी वजह से जेडी वांस भी नाराज हैं, वो ये है कि इसराइल ने जंगबंदी की पॉसिबिलिटी मौजूद है अगर अमेरिका अपना असर रसूख और दबाव इस्तेमाल करे, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इसराइल ने जिस जमीन पे कब्जा कर लिया है उससे दस्तबरदार हो जाएगा, फौजों का इनखला हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहां हम बात करते हैं, जिस तरह आप भी कह रहे थे इसके एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा की, वहाँ पहली दफ़ा हमने इतनी सख्त ज़बान देखी है जहाँ पर अमेरिका ये इसराइल के लिए ज़बान इस्तेमाल करता था, या ये कहता था, जवाब पेश करता था कि इसराइल अपने दिफा में सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। वहाँ एजाज़ हमने जेडी वांस को ये कहते हुए सुना कि वो लोगों को मार रहे हैं और वो काबिज़ हो रहे हैं। बहुत सख्त स्टेटमेंट थी। क्या समझते हैं, क्या अमेरिका ये सिर्फ एक ज़ाहिरी तौर पर कर रहा है फार सपोर्ट, या फिर अमेरिका वाकई में इसराइल को रोकेगा? और क्या इसराइल अमेरिका अगर उस बैक ऑफ कर जाता है तो उसके बगैर भी अकेला कोई कार्रवाई कर सकता है, या उसके लिए मुश्किल हो जाएगा? अलीना, अमेरिका के अंदर थिंकिंग पाई जाती है कि क्या अमेरिका की पॉलिसी खुद अमेरिका चला रहा है, या अमेरिका की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो इसराइल के हाथ में है। लेकिन इस सारे मामले में जो अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से मुआहदा डिजिटली साइन किया गया है पाकिस्तान की मुसालत में, उसमें एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर इस मुआहदे का किसी एक मुल्क या किसी एक शख्स को नुकसान है तो वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उनके ऊपर मुल्क के अंदर से भी और पूरी दुनिया से तनकीद हो रही है। एट द सेम टाइम वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी का उनकी जो थिंकिंग है वो इससे बिल्कुल उलट है। आप जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं इतमार बिन यावर,
ये मैं प्रोनाउंस अगर गलत करूं जी। तो मैं माजरत चाहूंगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा, इजरायली मीडिया में ये शाया हुआ, उन्होंने कहा कि हम इस मुआहदे के पाबंद नहीं है। और एट द सेम टाइम उन्होंने इसी स्टेटमेंट के अंदर कहा कि ईरान की जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज हैं, ईरान की जो हिजबुल्लाह है, ईरान की सपोर्टेड हिजबुल्लाह है और जो बाकी तंजीमें हैं, उनको डिसमेंटल जब तक ना किया जाए वो ठीक नहीं होगा। ये इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन है। तो वहां पर यानी कि इजराइल के अंदर एक तो ये है कि इस मायदे को मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। खुद बेंयामिन नेतन्याहू भी इस बारे में एक रिमार्क्स दे चुके हैं, एडवर्स रिमार्क्स दे चुके हैं, जो हम और आप देख चुके हैं। और जब ये मुआहदा सामने आया तो उसमें आपने देखा कि लेबनान का जिक्र है, और लेबनान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो मैं और आप देख रहे हैं। हमें एक बात तो वाज़े तौर पे नजर आई, ये मुआहदा हुआ तो हमें नजर आया कि अमेरिका क्लियरली जो इजराइल की फॉरेन पॉलिसी है उसके जो इन्फ्लुएंस है उनसे निकला है। और आपको याद हो 1 जून को अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी प्राइम मिनिस्टर इजराइल बेंयामिन नेतन्याहू से बात हुई थी और उन्होंने उनको एक काबिल एतराज एफ वर्ड है उसके साथ कहा, क्रेजी कहा। और फिर बाद में उन्होंने इंटरव्यू में उस बात की तस्दीक भी की कि मैंने उनको क्रेजी कहा है। और इतनी सख्त किस्म की जो गुफ्तगू है वो हुई। अभी आपने राइटली पॉइंट आउट भी किया कि जेडी वांस जो के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। तो हमें एक बात तो बड़ी वाज़े नजर आ रही है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, उसने एक वाज़िया जिसे कहें कि सूरत हाल इख्तियार की है, वाज़िया शक्ल ली है इसराइल के इन्फ्लुएंस से हटकर। अब अगली बात ये कि क्या अमेरिका उनको रोक पाएगा? मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेशन करना एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी। ताहम ये मुझे इस बात का जरूर यकीन है एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कि अमेरिका अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको यूज करता रहेगा और इंतजार करेगा अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं। और अब तक की सूरत हाल जो है वो इजराइल के अंदर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने पॉपुलर नहीं। और मैं आखिरी वन लाइनर कहूंगा कि देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसने तमाम नेशंस के लिए बहुत बड़े सबक दिए, मिडिल ईस्ट के लिए भी सबक दिया है, अमेरिका को भी एक सबक, एक लर्निंग आई है, ईरान ने भी यकीनी तौर पे बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में एज ए मुस्लिम वर्ल्ड इस बात के ऊपर भी एक मुशावरत होनी चाहिए इन हाउस कि हम इसराइल के हवाले से क्या पॉलिसी एज ए मुस्लिम वर्ल्ड अपनाई जाए ताकि पुरअमन बकाए बाहमी के साथ रहा जा सके। तो एक मेरे ख्याल में लेसन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी ये मौजूद है, क्योंकि अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने, आपको पता है कि मीटिंग जो हुई उसमें कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो चाहता है कि ये मुआहदा साइन हो जाए वो इब्राहिमिक अकार्ड के ऊपर दस्तखत करे। अच्छा जी, अहम नुक्ते उठाए एजाज साहब ने। एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कुछ रीसेंट अपडेट्स भी आ रही हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं और फिर बुनियादी सवाल के ऊपर भी तज्जिया तबसरा आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम अमेरिका और ईरान के दरमियान जो लेबनान में सूरत हाल है इसके ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सी अपडेट्स भी आई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जिसमें वो ये कहते हैं कि जंग ने ईरान को ख़त्म कर दिया है, और नाकदीन जो ये इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनको भी पैगाम दिया है कि हम बेकरार या उजलत में नहीं थे, ईरान हमारे पास आया था डेस्परेशन में, ईरान ख़त्म हो चुका, लेकिन हम 60 दिन देखेंगे, अमल दरामद करेंगे, ईरान को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं। इसके साथ साथ एक अपडेट ये भी है कि अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है लेबनान के अंदर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के ऊपर इत्तफाक हो गया है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, जंग बंदी हमने पहले भी देखा कि बड़ी दफ़ा अनाउंस की गई, अमल दरामद इसराइल की तरफ से नहीं होता, जारियत जारी रहती है। इस वक्त जहाँ पर सिचुएशन है, ख़ासकर इस ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी हसासियत को देखते हुए, आप क्या समझते हैं, क्या अमेरिका इसराइल को रोक लेगा? मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है और वो ऐसे बयानात आते रहेंगे, अगर 60 रोज़ तक वो खामोश रहें तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। मुतासर कर सकते हैं तमाम तर मामले को या नहीं? वे पास दैट
देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में इस एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है कि ये जंग में गए क्यों थे। इस एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है कि भाई जंग तो ईरान जीता है, आप कहाँ से जंग जीते हैं, आपने क्या अचीव किया ईरान से। अब वो अपने दावे करते रहते हैं, वो करते रहेंगे इसी तरह। दूसरी अच्छी डेवलपमेंट है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हो गई है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नहीं कह सकता कि ईरान के इजराइल के बारे में अमेरिकन की पॉलिसी में कोई शिफ्ट आएगी, कोई मेजर शिफ्ट आएगी। आई डाउट कि कोई मेजर शिफ्ट आएगी। लेकिन हम अगर अपने मुल्क में देख लें तो ज़ाहिर हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो अभी आज जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक नीचे आया, और क्लेम ये है प्राइम मिनिस्टर का कि 300 रुपये से नीचे तक आएगी। लेकिन जो कीमतें, इस पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के नतीजे में जो 200-200%, 300-300% बढ़ी हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन कीमतों को नीचे लाने के लिए अपना रोल प्ले करेगी? अगर नहीं करती तो एक आम आदमी को इसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कीमतें तो अपनी जगह मौजूद हैं, वो तो उस सतह पर हैं जब 400-500 लीटर पेट्रोल बढ़ गया था। तो आज क्या उस सतह पे वापस लाए जाएंगे? ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जहाँ तक देखिए मुज़ाकरात जो मुलतवी हुए हैं स्विट्ज़रलैंड, मेरे ख्याल में जब साइन हो गया MOU तो उसके बाद मुज़ाकरात किस सिलसिले में होते? तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को क्यों हुआ ये, या तो वहाँ पहुँचकर ये डील होती और वहाँ साइन होता, साइनिंग सेरेमनी होती, क्योंकि अदरवाइज़ कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रही थी कि साइन का तो आगे सारी दुनिया में चल गई खबर और सब ने अपने अपनी मुल्कों में रह के साइन कर लिया। लेकिन उसके बाद जब वहाँ जाते, कोई भी जाते, क्या सेक्रेटरी लेवल पे जाते, किसी लेवल पे, तो उसका कोई रेलेवेंस, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू नहीं होने थे, तो इसलिए उसकी कोई रेलेवेंस नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, अब जब मुज़ाकरात शुरू होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ऐन मुमकिन है कि किसी स्टेज पर यह भी हो जाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं एक पाई भी नहीं मिलेगी, तो मुझे लग ये रहा है कि ट्रंप का जो रिएक्शन है गालिबन, वो जो कल ईरान के रहबर का बयान आया है जी, ये मुझे लगता है कि ये शायद उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो तो नहीं चाहते थे इस तरह की चीज़ें, लेकिन ईरान के सदर और जो है मजलिस के कहने पर उन्होंने ये साइन किया है। तो गालिबन उसकी शायद, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अहम चीज़ ये कि MOU साइन हुआ है, अहम चीज़ ये कि मुज़ाकरात अपनी जगह इंटैक्ट हैं, अहम चीज़ ये कि जंगबंदी जो है इंटैक्ट है। अच्छी बात यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हो गई है, तो पॉजिटिव खबरें बहुत ज़्यादा हैं। बाकी स्टेटमेंट की हद तक ये आता रहेगा, ये ऊपर नीच होती रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है हम और दुनिया एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। होपफुली ये कंटिन्यू रहे। अच्छा, वैसे ये जो मुज़ाकरात मुलतवी होने का या फिर मुज़ाकरात करने की रेलेवेंस जो आप कह रहे हैं सर, मेरी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ये है, और हमारे तज्ज़ियाकार इसके ऊपर हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो ये फ्रेमवर्क है, ये इत्तफाक हुआ है, और फिर बाकी जो बातें हैं टेक्निकल, उनके ऊपर तो अभी मुज़ाकरात होने हैं और वो देखा जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो मुज़ाकरात की रेलेवेंस ये है, और क्यों मुलतवी हुए हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टोरीज़ आ रही हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बताया जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड शायद ईरान के लिए बहुत साजगार ना होता सिक्योरिटी वाइज। दीगर चीज़ें भी हैं, निटी ग्रिटी, जैसे लिबनान का पॉइंट, क्योंकि ये जहाँ हो रहे थे ना वो कतर के अंडर था, जहाँ जिस जगह पे, जिस जजीरे पे ये मुज़ाकरात होने थे, मुज़ाकरात क्या जो भी साइनिंग होनी थी, क्योंकि साइनिंग ऑलरेडी हो गई थी। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि उसके बाद वहाँ जाने की कोई रेलेवेंस बज़ाहिर नहीं लग रही थी। बट सर, वो एक अंडरस्टैंडिंग है ना जिसके ऊपर साइन हुआ, एक फ्रेमवर्क है जिसने ये बुनियादी TORs तय कर दिए हैं कि आगे क्या होगा। मुज़ाकरात आज नहीं होने थे। इसलिए एजाज साहब इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। आई एम रियली सॉरी भट्टी साहब, इसको जरा क्लैरिफाई कर लेते ताकि आप भी बेहतर इसके ऊपर तज्जिया तबसरा कर सकें। जी अलीना, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, वो ये कि देखिए ईरानी आज से कमोबेश 3 हफ्ते पहले मेरी जो ईरानियों से बात हुई थी, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया था, और मैंने टॉक शॉप में भी और आपके यहाँ पे भी बताया था कि देखिए ईरानी, एक बात तो ये है कि जहाँ पे भी होगा उसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान की टेरिटरी उसकी मेजबान होगी। ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी अहम बताई थी, उन्होंने कहा था कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकी सदर के साथ किसी एक तकरीब में हो या अमेरिकी हुकाम के साथ एक तकरीब में हो, वहां पर साइन करें। वजह क्या है? वो वजह ये कहते हैं कि मौजूदा जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने और इनकी इंतजामिया ने हमारे रूहानी पेशवा को
टारगेट किया है, वो कहते हैं कि हमारे रूहानी पेशवा को शहीद किया है, और फिर उसके ऊपर ब्रैगिंग की है और कहा है कि हमने ये किया है। तो हम किसी ऐसे शख्स के साथ या ऐसी इंतजामिया के साथ तस्वीरें नहीं बनवाना चाहेंगे देखना नहीं जिन्होंने चाहते। हमारे रूहानी पेशवा को कत्ल किया है। और हम तो ये भी नहीं चाहते कि कैमरे के सामने हम इनके साथ हाथ भी मिलाएं। आल्दो जब ये इस्लामाबाद में आए थे, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे दोनों के, तो दोनों फ्रीकैन पहले इनिशियली तो अलग अलग बैठे रहे थे, फिर जब ये मिले तो शेक हैंड इनके दरमियान हुआ था। एक और आखिरी बात कि देखिए, हम तो सिर्फ लेबनान का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ना लेना, ये बहुत वास्ट है। मेरे ख्याल में ये जो सारा मामला है ना, एक नया वस्ती मिडिल ईस्ट जो है वो एक नया मिडिल ईस्ट आ चुका है। अब इस मिडिल ईस्ट में जो मुल्क ईरान को टारगेट करता रहा है, मेरे ख्याल में उसके साथ जो डीलिंग है या उसके साथ मुख्तलिफ होगी। ठीक है, एजाज साहब वापस थोड़ा सा आते हैं, इरशाद भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब, आप ये जो सारा का सारा मामला है इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? मुख्तलिफ पहलू हैं इसके, अमरीका की इसराइल से मुतल्लिक सख्त गिर बयानात, उसके साथ साथ लेबनान का मामला, मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द का ना जाना, और अब रिसेंटली ये जो स्टेटमेंट आई है। मैडम शेख, आपके अगर सारे सवालों को शामिल इकट्ठा किया जाए या शामिल करूं तो 3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा कि स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात क्यों मुलतवी हुए। दूसरा हिस्सा, और क्या अमेरिका इसराइल को रोक सकता है जारहियत से। और तीसरा हिस्सा कि ये जो ट्रंप साहब के बयानात हैं, सख्त बयानात जो कि अगले 60 दिन चलते रहेंगे, इनकी क्या वजह है। पहला, दस्तखतों की तकरीब मुलतवी हुई। वजह बताई जा गई कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान टेक्निकल मामलात पर या वो जो 60 दिन शुरू हो चुके हैं अब, उन पर जो बातचीत और मुज़ाकरात मुलतवी हुए स्विट्ज़रलैंड में, इसकी पहली वजह तो बताई जा रही है कि ईरान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे यूरोप जाने पर, और अमेरिका की तरफ से वजह बताई जा रही है कि अभी उन्होंने हतमी ड्राफ्ट को अपनी हतमी शक्ल नहीं दी थी। अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है कि किस तरतीब के साथ वो ईरान के साथ बैठेंगे, और अगले 2-3 दिनों में अमेरिकी मीडिया तवक्को कर रहा है कि ये बातचीत मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दूसरी वजह इसकी ये बताई जा रही है कि इसराइली जारहियत जो लबनान पर जारी है, ईरान ने उस पर कहा कि पहले जो कुछ मफाहमती याददाश्त में तय हो चुका है उस पर अमल करवाएं, फिर अगले मुज़ाकरात होंगे। तो जिसकी अब ख़बरें आ रही हैं कि अमेरिका ज़ोर डाल रहा है इसराइल पर कि वो ये जारहियत रोक दे ताकि अगले मुज़ाकरात जारी हो सकें या अगले मुज़ाकरात कंटिन्यू हो सकें। जहाँ तक ट्रंप साहब के बयानात की वजह है, तो कई बार कह चुका हूँ कि जो 4-5 बड़ी रुकावटें उसमें एक ट्रंप मिजाज है। सदर ट्रंप अगर चुप कर जाएं अगले 60 दिन तो ये 30 दिनों में सारे मसले हल हो सकते हैं, लेकिन वो बोलते रहेंगे। और उनकी बोलने की वजह अभी बताई भी गई कि जाहिर है वो ये जंग हार चुके हैं, ईरान जंग जीत चुका है, वो अपने आदाब पूरे नहीं कर पाए, और उनके अपने रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर तनकीद कर रहे हैं कि आपने $100 अरब ज़ाया कर दिया, आपने 14 फौजी मरवा दिए, और आप लेकर के आए हैं अमेरिका में, लेकर आए हैं कि मैंने अपना हुर्मुज़ खुलवा दिए, वो तो पहले भी खुली हुई थी। तो अब उनका मिड टर्म इलेक्शन है, और मिड टर्म इलेक्शन में वो ऐसा पोस्चर दे रहे हैं कि जैसे मैं ओबामा से बहुत बड़ा तीर मार के आया हूं, और अगले 60 दिन मैं अपर हैंड के साथ बैठा हूं मुज़ाकराती टेबल पर, जो कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा पेश कर रहे हैं। जहां तक आखिरी आपके सवाल का हिस्सा है कि क्या अमेरिका इसराइली जारहियत को रोक पाएगा, तो ये तो सबको मालूम है कि सदर ट्रंप नेतन्याहू को कह चुके हैं कि तुम पागल हो, तुम नाशुक्रे हो, तुमसे पूरी दुनिया नफरत करती है, तुमसे इसराइल नफरत करता है, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। और सदर ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल ना होता, और ये भी कह चुके हैं कि किसी एक शख्स को ढूंढने के लिए तुम पूरी इमारत तबाह कर देते हो, ये कौन सी जंग है। और लबनान पर इसराइली बमबारी एक सफाक अमल है, और मैं हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो कर रहा है इसराइल, उस पर खुश नहीं, और मैं चाहता हूँ कि शाम ये मुहाज संभाले। और मैं समझता हूँ कि अगर इसराइल ने हमले ना रोके तो दुनिया भर में वो तनहा हो जाएगा। और जेडी वैंस इस वाज़े तौर पे कह चुके हैं, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा, कि इस वक्त दुनिया भर में इसराइल का एक ही हिमायती रह गया है, और वो है अमेरिका।
इसराइल को अब अमन का दिफा करना है। मैडम शेख, अमेरिका 1948 में वो पहला मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया। अमेरिका वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा फ़ौजी इमदाद देता है इसराइल को। अमेरिका सालाना अरबों डॉलर इसराइल को दे देता है। और इस वक्त पहली मर्तबा ईरान की तारीख साज मज़ाहमत की बदौलत ना सिर्फ नेतन्याहू को ऐसी टेलीफोन कॉल सुननी पड़ रही है, ना सिर्फ नेतन्याहू की अपनी सियासत ख़तरे में है, बल्कि इस वक्त अमेरिका दो कदम पीछे है, फासले पर है इसराइल के, और अमेरिकी अवाम भी इसराइल से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। तो अब नेतन्याहू अकेला रह गया है, नेतन्याहू का सियासी कैरियर खतरे में है। और गो के मैडम शेख नेतन्याहू अमन मुआहदे को नहीं मान रहा, क्योंकि उसके जो इत्तेहादी हैं वो इंतहा पसंद हैं, जो मस्जिद अक्सा में जूतों समेत घुस जाते हैं, और गो के वो अपने इत्तेहादियों को खुश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और सदर ट्रंप ही हैं जो नेतन्याहू को इस नंगी जारियत से रोक सकते हैं। और ये लिख लीजिएगा कि इसराइल लबनान से वापस निकलेगा, इलाके खाली करेगा, और अगर ये मुआहदा 60 दिन में आगे बढ़ता है तो 19-20 तो इसराइल करता रहेगा, नेतन्याहू करते रहेंगे जो उनकी बाकी सियासत बची है, लेकिन अमेरिका रुकवा लेगा ये सारी नंगी जारियत। और जाहिर है दोनों के, सदर ट्रंप का आखिरी 2 जुमले, अपनी सियासत खतरे में है, नेतन्याहू की अपनी सियासत खतरे में है। ईरान जंग वाज़े तौर पर जीत चुका है, तो लिहाजा ये बयानात, ये छोटी मोटी झड़पें, ये उसी का खासा है, क्योंकि ये तो बहुत और प्लान करके आए थे, ये तो उल्टा पड़ गया है, तो वो अभी उस सख्ते उस कौमे से नहीं निकल पा रहे। ठीक है, हमारे तज्जियाकारों की अक्सरियत ये समझती है कि इस वक्त इतना कुछ एट स्टेक है अमेरिका के लिए कि वो इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर इसराइल को मज़ीद जारहियत नहीं करने देगा और रोक लेगा। लेबनान के अंदर ख़ास तौर पर पब्लिक मैसेजिंग जो मर्ज़ी हो रही हो या फिर दीगर मामलात, इसके बावजूद अमेरिका इस वक्त किसी भी हद तक जाएगा इसराइल को रोकने के लिए, इस माहिदे को कामयाब बनाने के लिए। ओनली टाइम कैन टेल कि क्या होता है। वी हैव टैब्स ऑन इट, आपको उससे मुतल्लिक भी तज्जिया तबसरे करते रहेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मज़ीद सवाल। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, आपसे है MQM से मुतल्लिक सवाल। कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि MQM बड़े अरसे से तकसीम MQM एक साथ मिलकर काम कर रही थी, एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि धड़ेबाजी हो रही है। 2 मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं, एक मुस्तफ़ा कमाल का, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी का, और वो सरबराही के दावे कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है साहब, और क्या दोबारा हम एक तकसीम MQM देखने जा रहे हैं? अच्छा अलीना, ये सवाल बड़े अहम दिन आया है। आज 19 जून है और आज से ग़ालिबन 34 साल पहले 19 जून 1992 को कराची में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था, और उसमें ज़ाहिर है MQM उसमें टारगेट थी। MQM का एक ऑलरेडी कुछ महीने पहले एक धड़ा बन गया था, MQM हकीकी, और फिर हमने देखा उस ऑपरेशन के नतीजे में जो है जहां बहुत से मिलिटेंट्स को टारगेट किया गया, वहीं बहुत से हकीकी में शामिल करवाए गए जो MQM में थे, चाहे वो MNAs हों, MPAs हों, ताकि उस वक्त जो गवर्नमेंट एकदम, ज़ाहिर है सिंध की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी, तो उनको किस तरीके से एक मेक शिफ्ट के तौर पे एक नई गवर्नमेंट बनाने के सिलसिले में उनको MQM की सपोर्ट हासिल थी, तो MQM के लोग तोड़ के लाए गए थे। वो पहला बड़ा स्प्लिट था MQM के अंदर। ये जो इस वक्त हो रहा है, ये बेसिकली बहुत ही अननेचुरल अलाइंस था। ये 22 अगस्त 2016 के बाद जो चीज़ें हुई थी, और उससे कुछ महीने पहले 2016 में ही पाक सरजमीन पार्टी बनी थी, और ये मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और बहुत से लोग जो है वो उन्होंने पार्टी, एक नई पार्टी बनाई थी, और उन्होंने बिल्कुल MQM। लेकिन बाद की जो डेवलपमेंट हुई उसमें इनको जोड़ा गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मर्जर, नेचुरल मर्जर था, इन्होंने आपस में गुफ्तगू करके, बल्कि जो हमारे यहाँ होता है कि जिन लोग तोड़ते हैं और बनाते हैं, उन्होंने इनका एक मर्जर करवाया। और उस वक्त डॉक्टर इशरतुल इबाद गवर्नर थे, उनके ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा कमाल काफ़ी बोले थे, उन्होंने फिर इशरतुल इबाद ने उसका जवाब दिया, अल्टीमेटली इशरतुल इबाद को जाना पड़ा। तो ये जो मर्जर हुआ था, उस वक्त से वो एक अनईज़ीनेस थी MQM पाकिस्तान के दरमियान और मुस्तफ़ा कमाल या पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान। लेकिन चूँकि कहा गया था, इसलिए दोनों साथ बैठे। आज जो सिचुएशन हो रही है वो ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं दोनों। अब
पीएसपी, फॉर्मर पीएसपी, जी वो अपनी जगह अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। उनके लोगों को, उनके लीडर्स को कुछ शिकायत है कि जी मैं बहादुराबाद में बैठता हूँ, मुझे कुछ नहीं बताया जाता। अभी किसी एक साहब ने कहा कि जी MQM का कन्वेंशन हुआ था यहाँ एक होटल में, लेकिन हमारे लोगों को नहीं बताया गया। तो वो ऑलमोस्ट, और जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये ख़ुद अलग नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि जिन लोगों ने जोड़ा है वो जब चाहेंगे तो जो मेरी इनके यानी जो इस मुस्तफ़ा कमाल के फैक्शंस से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम क्यों छोड़ें, अब MQM पाकिस्तान में हमारे लोग आएंगे, इलेक्शंस होंगे प्रॉपरली, और इलेक्शंस का जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा है कि अक्टूबर तक आप अपने इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करें। उसमें जो राब्ता कमेटी इलेक्ट होगी वही फिर चेयरमैन या दीगर ओहदेदारों का तयन करेगी। तो लग ये रहा है कि ऑलमोस्ट नो टॉकिंग टर्म्स में है ये, एक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ऐलान होने के लिए कुछ ऐलानात ज़रूरी हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दरअसल ऑलमोस्ट स्प्लिट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच मदन साहब, बड़ी डिटेल में आपने हमें एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं एजाज सैयद साहब, आपके लिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। दारुल हुकूमत में आप बैठे हैं और पूछा जा रहा है कि बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं कि शायद काबीना में कोई तब्दीलियां हो सकती हैं, बड़े बड़े कलमदान उलट पुलट हो सकते हैं। आपके पास क्या खबर है? अरेना, बिल्कुल काबीना में तब्दीलियां जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं है। और ये जो तब्दीलियां हैं ये पावर्स दैट बी से मुशावरत के बाद ही हतमी होंगी। हो पाती हैं या नहीं, लेकिन बिल्कुल सीरियस लेवल की कंसिडरेशन मौजूद है। और आप शायद ये सुनकर हैरान हो कि इस वक्त हमारी हुकूमत में अगर किसी एक मिनिस्ट्री ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है। इनके उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब डार हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, आल्दो कि उनके ऊपर बहुत लोग ये भी तनकीद करते हैं कि वो बहुत सारे और काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली फॉरेन मिनिस्ट्री ने परफॉर्म किया है और उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को काफी मुतहर्रिक किया है। लेकिन खबर ये है कि इसहाक डार जो है उनको उनके ओहदे से हटाकर शायद मोहसिन नकवी वहां पर आ जाएं, जो कि बदस्तूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, वजीर दाखिला भी हैं। लेकिन ये बड़ा सीरियसली ज़ेरे गौर है। और फिर ना सिर्फ ये कि कुछ अहम ओहदे तब्दील होंगे, कुछ नए कलमदान मिलेंगे। एक दो बड़े अहम तरीन मिनिस्टर्स हैं, उनके ओहदे वापस लेने पर भी गौर हो रहा है। होगा या नहीं, क्योंकि आपको पता है, इशारा दे दें कोई जी, इशारा दे दे कौन बड़े अहम मिनिस्टर्स हैं, क्या उनका कौन सी मिनिस्ट्री है उनके पास? देखिए, मैं इशारे में बात करूंगा, जाहिर है मकसद ये नहीं कि मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ। एक मिनिस्टर जो है उनके बारे में तो नून लीग भी और पावर्स दैट भी वो भी कोई खुश नहीं है। उनके ऊपर बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं, उनकी पार्टी के अपने लोग खड़े होके उन पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सीनियर हैं, अगर मैं समझता हूँ कि उनको उनके ओहदे से हटाया गया तो ये मुस्लिम लीग नून अपने किसी सीनियर रहनुमा के साथ बड़ी ज्यादती करेगी। ये वो लीडर हैं जो बाज़ औक़ात हुकूमत में भी तनकीद कर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे भी तनकीद कर जाते हैं। और अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक बयान दिया, उस हवाले से भी बड़ी बातें हुई। और एक और पार्टी के सीनियर लीडर हैं इनका ताल्लुक भी पंजाब से ही है, उनके पास भी बड़ी अहम वजारत है। मैं नाम लूंगा तो वो फिर बहुत ही ज्यादा पहले वाले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े सीनियर लीडर कुछ दिफाई पोजीशन में आने वाले हैं, ऐसे ही हैं जो अक्सर दिफाई पोजीशन में रहते हैं। हाँ, लेकिन वो अच्छा ऐसे ही है और वो बातें कर जाते हैं। असल में बात ये है कि वो बात कर जाते हैं। ठीक है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो बात कर जाते हैं ताकि रिकॉर्ड के ऊपर रहे। तो देखिए, वो भी बड़े सीनियर हैं और वो भी आपको पता है सर्वाइवल जानते हैं कि सर्वाइव कैसे करना है। और उनके साथ एक और साहब भी हैं, उनका ताल्लुक भी उन्हीं के रीजन से है। अच्छा। तो उनके ऊपर भी आपको पता है बहुत ज्यादा तनकीद उनकी पार्टी के पास लोग कर रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात थे, हम सुन रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से उनके बड़े इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर भी अहम पोजीशन पे हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन ये दोनों बहुत सीनियर हैं, अगर इन दोनों को के कलमदान
तब्दील किए गए या इवन इसहाक डार का कलमदान भी तब्दील किया गया उनकी मर्जी के बगैर, तो मेरा ये ख्याल है कि पार्टी के अंदर बहुत अपसेट हो सकता है। ठीक है, ये बड़ी अहम आप बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके क्या होता है क्या नहीं होता, बट जिन मिनिस्ट्रीज़ की तरफ इशारा किया है और जिन शख्सियात की तरफ इशारा किया है, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दीगर सवालों के साथ। वेलकम बैक भट्टी साहब। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि सूबे का NFC अवार्ड मुकम्मल तौर पर महफूज है, मज़ीद किसी कुर्बानी का तकाजा नहीं किया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या इससे पैगाम लिया जाए कि NFC अवार्ड का मसला हल हो गया वफाक और सूबे के दरमियान? नहीं मैडम शेख, मुझे नहीं लगता कि हल हो गया है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है और वो उसी का इजहार कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हुआ है और ये मसला हल तलब है, क्योंकि जो हमारे माली हालात हैं, जो मईशत है और जिस तरह NFC अवार्ड और जिस तरह 18वीं आइनी तरमीम और जिस तरह फिर सूबा कंगाल वफाक कंगाल हो जाता है पहले दिन ही। इस बार तो चलो उन्होंने एक वक्ती कर लिया, जुगाड़ लगा लिया, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर अभी हल नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो साहब ने इसी तकरीर में एक और बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया और बदनसीबी देखिए, वो फरमा रहे थे कि जब 2010-11 में सैलाब आया था तो हमने सैलाब ज़दगान के लिए पेट्रोलियम लेवी लगाई थी। वो ये 2010-11 की बात है और आज क्या है 2026 जी। तो वो इस पर उनके दो बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि ये NFC अवार्ड के भी ख़िलाफ़ था और 18वीं आइनी तरमीम के भी ख़िलाफ़ था। इस पर बिलावल भुट्टो साहब को मुबारकबाद के ख़िलाफ़ था और उन्होंने लगा दी। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये सारा वफाक रख लेता है, सूबों को नहीं मिलता। अब इस पे ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि उनका गिला ये है कि ये सूबों को पैसे तक दिए जाएं। ये गिला नहीं वो कर रहे कि अब ये बंद कर दें यार, अब ये बस कर दें। 15-16 साल हो गए हैं ये पेट्रोलियम लेवी लगाई हुई जो सैलाब ज़दगान के लिए, और ये भी नहीं उन्होंने बताया कि अगर ये सैलाब ज़दगान के लिए पेट्रोलियम लेवी लगाई थी तो कितना सैलाब ज़दगान को फ़ायदा हुआ। हाँ। तो मेरा ख्याल है बहुत दुख और तकलीफ़ की बातें हैं जो ये एक इंकशाफ कर जाते हैं और लोग उनमें पिस जाते हैं। और बट भट्टी साहब आप बड़ी ज़बरदस्त तहकीक करते हैं, चीज़ों के अंदर तक उनको देखते हैं। जो हमारा इस वक्त PDL का ब्रेकअप है, क्या उसमें वाकई में इस तरह की कोई मौजूद है लेवी या कोई इस तरह का डिनोमिनेशन मौजूद है? जी मैडम शेख, बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे। सर वो तो उनका बयान है ना, बट मैं इसीलिए तो आप बड़ी रिसर्च करते हैं ना इन चीज़ों के ऊपर, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मौजूद है। अच्छा, मौजूद है मैडम शेख, मौजूद है। कितने रुपए है सर? और अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई तस्दीक कर दे, लेकिन मौजूद है। मैंने जो शुरू में इन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगाई वो इतनी नहीं थी, ये उसमें इजाफा करते गए और अब तो 150 रुपए के करीब जा पहुंची थी पेट्रोलियम लेवी। अगर गलत है तो मैं फिर एक बार कहता हूं कि कोई वो नहीं, चले हम इस तरह कर लेते हैं, इसको चेक भी करवा लेते हैं कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं क्या वो सिर्फ सियासी बयान है या फिर वाकई उसमें कुछ हकीकत भी है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि डिनोमिनेशंस में एक जनरल सी रख दी जाती है टर्म और उसको फिर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जाता है। भट्टी साहब की आपने राय जानी, थैंक यू सो मच इशाद भट्टी साहब। वो कहते हैं NFC अवार्ड का मसला हल नहीं हुआ है अभी। मोहम्मद अली साहब, सर अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में मुबैना दाइश ठिकानों पर ड्रोन हमलों की पाकिस्तान की जानिब से सख्त तरदीद सामने आई है। क्या अफगानिस्तान के इल्ज़ामात सिक्योरिटी नाकामियों की वजह से तवज्जो हटाने की कोशिश है या कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से और जो वजारत इतलात है उसकी जानिब से इसकी सख्त अल्फाज में तरदीद भी आ चुकी है। देखिए, असल हकीकत ये है कि ये मज़हक़ा ख़ेज़ बयान और मौक़िफ़ है अफ़गान तालिबान की जानिब से, क्योंकि अफ़गानिस्तान आप जानते हैं कि अमेरिका का दफ्तर ख़ारजा, अमेरिका का महकमा दिफ़ा और UN सिक्योरिटी काउंसिल की ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जो कि हम आवाज़ होके यकज़बान होके ये तशवीश ज़ाहिर कर रही हैं कि आलमी दहशतगर्द तंजीमें, चाहे दाइश या अल-कायदा हो, वो भी अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। बल्कि UN की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया था कि कई अहम तरीन जो सिक्योरिटी और दिफा और इंटेलिजेंस के शोबे हैं
उनमें भी सरकारी सतह पे दाइश और अलकायदा का असर रसूख पाया जाता है। तो जिस मुल्क के अपने अंदर और उनके निज़ाम के अंदर अलकायदा और दहशतगर्दी का असर रसूख इतना बढ़ चुका हो, उसका ये क्लेम कि वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये मैं समझता हूँ इंतहाई गैर संजीदा और मज़ाक़खेज़ मौक़िफ़ है। ख़ुसूसन उस वक्त जबकि पिछले 3-4 मुज़ाकराती अदवार जो सऊदी अरब, तुर्की और कतर सर, की इसका मकसद आपको क्या लगता है? सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना ही, या फिर एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि शायद कोई उनका वेस्टेड एजेंडा है, कुछ मजीद उनकी पुश्तपनाही करने वाली ताकतें हैं जो कुछ तखरीबकारी के एजेंडाज रखती हैं? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे वो खुद पुष्टपनाही अपनी पॉलिसी की सतह पे बड़ी दहशतगर्द तंजीमों की, इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों की वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो पिछले 4 मुज़ाकरात के दौर हुए, उनसे डिमांड ही ये की कि आप खुद जो है, जो आपके मुल्क के अंदर आप तस्लीम करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी ये कहती है, उन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, बल्कि इसकी कमिटमेंट देने से भी वो पहलू तही करते रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने कहा आइए हम जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, उसको भी उन्होंने अवॉइड किया। फिर जब पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों की ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की, एहतियात से राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हुए आलमी कानून के मुताबिक, तो फिर उसका वो रद्द-ए-अमल अगर दें तो इसका क्या मतलब है अलीना? इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अगर पाकिस्तान अपने सेल्फ डिफेंस में भी कार्रवाई कर रहा है और उसको वो रिटेलिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस दहशतगर्द तंजीम को अपना हिस्सा समझते हैं और उसके दिफा को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो दूसरी जानिब उनका ये मौक़िफ़ कि जनाब हम दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी अपनी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर आलमी और इलाकाई दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की, उससे तवज्जो हटाने का एक नाकाम बयानिया और मौक़िफ़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।